पूनम बहन जी का भी आज शायद नहीं आ पाएंगी। पूनम बहन जी। तो और कुछ आए हुए हैं मधु जी के, वो कुछ सारांश भी उन्होंने, कुछ सार भी लिखा है, बहुत सुंदर सार लिखा है मधु दीदी आपने। तो बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं सारे, तो लगभग अपना आज पूरा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर पीछे दिए हैं, उसको भी देखते हैं कितना समय बचता है, उस हिसाब से अपन लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, रचिता बेटा भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, सार लिख रही हैं बहुत सुंदर। और मधु दीदी का भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करते हो आप भी। तो अपन दीदी के क्वेश्चन, मधु दीदी के क्वेश्चन जो है उसको ले लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं आज मेरे ख्याल से। दीदी आपने जो लिखा है पेज नंबर, एक मिनट इस वाले मोबाइल में देख लेती हूँ। अब जो परिभाषा संहिता से पूछे थे क्या आपने कि हाँ दीदी। सहअस्तित्ववाद, और दूसरा क्या था व्यवस्था। दीदी? हाँ एक तो हाँ। परिभाषा संहिता में पेज 193 में सहअस्तित्व हम्म। एंड सहअस्तित्ववाद, और पेज हम्म 179 में व्यवस्था एंड व्यवस्थागत। हम्म। तो सहअस्तित्व का मतलब तो आपको बढ़िया समझ में आता ही है, सहअस्तित्व के बारे में बात भी हुई है, जो हाँ चारों वैसे तो, अवस्थाएं हैं, हाँ वो तो ठीक मतलब, है। वो सहअस्तित्व, सहअस्तित्ववाद का मतलब होता है कि हम उसकी जो सहअस्तित्व है उसकी विधि के अनुसार हम चलते हैं। सहअस्तित्व विधि के अनुसार चलना, उसकी व्याख्या करना, है ना, उसको सहअस्तित्ववाद बोलते हैं। हाँ अब ऐसे ठीक है। तो ये परिभाषा बुक में है, उसमें हाँ हाँ मीनिंग। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो मतलब ऐसे आभास तो है मीनिंग का, वो पूरा हम्म। कल्पना में पूरा नहीं आता है वो, इसलिए मैं सोची कि आप हम्म। कुछ और ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो बस ऐसे ही। आएगा। धीरे धीरे आएगा। और दी उसके पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था, अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं उस विषय में डाला था एक क्वेश्चन दी। हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ हाँ। आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीदी सुन रहे हैं क्या आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ। तो हाँ। ये तो मैंने अभी तक बातचीत मतलब पढ़ाई में भी मेरे नहीं आया है, पढ़ने में भी अभी अच्छा तक। और मैं दूसरा कि हाँ, भैया ने बता से दूं, चर्चा भी मेरी, हाँ, चर्चा भी नहीं हुई। तो एक बार आप उसको क्वेश्चन पढ़ क्या देती पूछना हूँ। चाहते हैं? हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैंने पूछा था ना कि ये जो अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, श्राद्ध रिचुअल्स जो हम लोग के होते हैं, वो जीवन विद्या की रोशनी में उसमें क्या उसका सार है, मतलब उसका क्या औचित्य है कितना। और फिर एक अभी जो हम लोग को ये जानकारी कि जीवन अमर है शरीर नश्वर है, तो नया शरीर मिल जाता है जीवन को, तो जो भी हम लोग का अर्पित करते हैं वो सब में जीवन तक क्या पहुंचता है, फैमिली जो हाँ हाँ अर्पण करते हैं उसमें, इस विषय में थोड़ा हाँ हाँ, म्यूट करती थी। हाँ। तो ऐसा तो कोई चर्चा मेरी भी कभी हुई थी इस बारे में,
मेरी आवाज ठीक आ रही दीदी, कट के आ रही है? तो आपकी आवाज कितनी कट के आ रही थी? कोई बता देगा? बीच में आवाज आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ यार कट रही है ना? तो सब बैटरी का निकाल के हाँ दीदी, इस पे आवाज आ रही है? हाँ हाँ बुआ जी अब ठीक है। कोमलता जी के मोबाइल से कर रही हूँ। तो इस पे मतलब दीदी, इस पे ना जैसे बातचीत तो मैंने अभी जैसे बुक में भी मैंने अभी पढ़ा नहीं इस बारे में, और वो दूसरा नहीं कि आया। चर्चा भी मैंने कहीं आपस में भाई लोग को भी कभी हेलो हाँ मैं सुन रही हूँ, आप मेरी आवाज पता मतलब दीदी, आपको आपकी आवाज कट रही मतलब हाँ दीदी, है ना? तो मेरी बात तो ठीक आ रही है ना? हाँ आपकी ठीक आ रही है, मेरी वाली नहीं आ रही थी बस। हाँ हाँ, आपकी थोड़ी कट रही है। हाँ ये ठीक है पता ठीक है। है। तो ऐसे भले अपन बातचीत कर सकते हैं कि अपन जैसे आपस में एक दूसरे का चर्चा करके देख सकते हैं, जैसे मैं क्या सोचती हूँ इस पे, मैं सोचता हूँ कि बाबा जी से और भैया लोग से चर्चा करके इसको और अच्छे से पंचमी विद्या के इस पे रख सकते हैं। तो जैसे मैंने पढ़ा है विद्या को, और मैंने अपने रिश्तेदारों को देखा भी है, आत्मा आत्मा को बुलाना, और ये सब हमारे फूफा जी करते ही थे। तो हमने बहुत करीब से उसको ऐसे सब झाड़ फूक करते हुए देखा है उनको, और ऐसे लोगों के अंदर से बुरी आत्मा को निकालना, ये सब प्रोसेस बहुत ज्यादा वो करते थे। तो वो सब देख के भी, और जैसे जीवन विद्या को समझने के बाद लगता है कि शरीर जब छोड़ देते हैं, जीवन शरीर अलग हो जाता है, तो शरीर का तो दाह संस्कार हो जाता है, तो जीवन तो वहीं पर रहता है। बहुत उतावला है जन्म लेने के लिए, तो वो जल्द ही दूसरे शरीर में प्रवेश भी कर जाता है, जन्म ले लेता है। तो हम जब पितृ पक्ष में क्या करते हैं, पितृ पक्ष में हम आत्माओं का आह्वान करते हैं, तो आत्मा रूप में हो गया वो, क्योंकि वो शरीर बुलाते हैं। किसको बुला रहे हैं हम पितृ पक्ष में? वो शरीर ही हम आत्मा की, आत्मा और कोई नहीं होता ना, पर फिर भी आत्मा बहुत अटैच है किससे? तो जैसे परिवार से बहुत अच्छा, और बहुत सारा, और छोड़ बहुत बात होती कि आप लोग आत्मा बुला, आत्मा आता है क्या? तो बुआ जी मुझ तक ना आपकी आवाज देखिए कट कट के आ रही है। और किसी भाई हाँ कट तक कट आ रही है। कैसे आ रही है आवाज? अब रुक रुक के आ रही है बीच बीच में। आवाज बराबर नहीं आ रही, फिर वो एक्सप्लेनेशन आपका ना क्लियर नहीं रहेगा रिकॉर्डिंग में हमको। आप थोड़ी सी जगह बदल लीजिए दीदी। ठीक से बात की तो अगर हेडफोन निकालना है तो ठीक, अगर स्पीकर को मैंने निकाला है, अभी बात ठीक लग रही है? हाँ बताइए। हाँ, थोड़ा हाँ सा और बोलिए आप। बोलेंगे। अभी अभी एक आवाज लाइन ठीक लग पूरी। रही है स्पीकर से मैं बात करूँ तो? हाँ अभी ठीक लग रही है सर। ठीक है। हाँ, रचिता बेटा जी, आपको अभी ठीक लग रहा है आवाज? हाँ बुआ जी अब ठीक है। प्रॉपर है एकदम कि थोड़ा अभी कटा तो हुआ है कुछ, या फिर धीरे नहीं, से आवाज? अभी तो एकदम क्लियर और अच्छी लाउड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर से बात शुरू कर सकते हैं, 2 मिनट ले लेते हैं और एक्स्ट्रा। तो ये बात हुई थी दीदी, मधु दीदी, कि मैं अपना ही वो जो मैंने अपना
सोचा है इस बारे में, उसको मैं बस रख रही हूँ, बाकी सभी आप लोग सोच सकते हैं इसको, कि आत्मा और शरीर को अपन अलग अलग करके सोच ही सकते, क्योंकि काफी हमारा पठन अध्ययन हो चुका है, तो अपन ये तो समझ गए हैं कि जीवन अलग वस्तु है और शरीर अलग वस्तु है, ये तो समझ में आ गया है। तो इसमें अपन ये देखते हैं कि अगर शरीर छोड़ करके जीवन अलग हो गया, है ना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ही इसकी मान्यता है पितृपक्ष की, और कहीं पर किसी धर्म में ये मान्यता देखते नहीं कि कोई पितृपक्ष को बुला रहा है, पितृ को बुला रहा है और ये सब काम कर रहे हैं, है ना, नहीं होगा तो क्या होगा। बाकी किसी में कोई शंका भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है, आराम में रहते हैं सब। हम ही इस पितृपक्ष में अरे 12 बज गया, पानी देना था नहीं दे पाए, ये सब अपन तनाव में रहते हैं। बाकी बाकी धर्म के लोग को देखती है, किसी को कोई तनाव ही नहीं रहता, आराम में रहते हैं, तो क्या उनको उनके पितृलोक का कोई मतलब है कि नहीं, उनके पितर नहीं होते क्या, मतलब ऐसा सारे क्वेश्चन तो उठते ही हैं अपने बचपन से सवाल में, है ना। तो वैसे ही मैं अपने मन से ये से सोची हूँ, उसको रख रही हूँ, बाकी अपन चर्चा करके किसी भैया से और आप लोग को स्पष्ट कर देंगे। तो मैंने ये भी देखा है अपने भैया लोगों को बहुत करीब से, आत्मा बुलाना और आत्मा को जो बुरी आत्मा आना उसको वापस करवाना, और अपने ही पितरों को बुलाना, मतलब अपने ही पिताजी लोग को बुलाना और उनके शरीर में प्रवेश करवाना, और वैसी लक्षण उनके बॉडी में दिखते थे। तो वो सब चीज मैंने देखा, तो मैंने डिस्कस भी किया था भैया लोग से, वो निःशुल्क सब ये काम करते हैं, अभी भी है ही है, वो लोग करती हैं, पिता फूफा जी तो रहे नहीं, जो बहुत ये देखा करते थे करते थे, और बताया भी करते थे कि जैसी हमारी दुनिया होती है ना, वैसी इनकी भी अपनी दुनिया होती है, जीवन सब सारे की, वो भैया बताते थे ऐसा, कि वहाँ भी ऐसी कोई मुख्य कोई नेता होता है और सब उसके चेले चपाटी होते हैं, जैसे जो यहाँ होता है वैसे वहाँ भी होता है, वो भी दुनिया अलग सी दुनिया है, ऐसे उनसे बातचीत होती थी। तो वो बात भी करते थे ऐसा ही, और वो बताते भी थे। तो पितरों को बुलाना मतलब कि अगर शरीर को छोड़ के आत्मा अलग हो गई है, तो हम अगर वो दूसरा जीवन दूसरा शरीर धारण कर लिया सपोज, और हम उस पितृ को बुला रहे हैं, मतलब हम उसकी वो दूसरा शरीर बन गया, मान लो कि मैं अगर कोई मंजू नाम से हूँ, ठीक है, अब वो किसी नीतू के शरीर में प्रवेश कर चुका, शरीर में नीतू के शरीर में प्रवेश कर चुका, अगर मैं वो मंजू नाम के जो मेरी आत्मा निकली और वो मैं अगर आह्वान कर रही हूँ, तो निश्चित ही उसको मरना पड़ेगा, तब तो वो आत्मा इधर आएगा ना। तो एक ऐसे में सोच के देखती हूँ कि अगर हम आत्मा को बुला रहे हैं, पितृ का आह्वान कर रहे हैं, मतलब हम किसी दूसरे शरीर में प्रवेश किए हुए आत्मा को बुला रहे हैं, मतलब वो तो मरने की बाद ही वो इधर आएगा, ठीक है, तो ऐसे में सोचती हूँ। तो ये अपन खुद ही सोच सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। और देखा जाए तो अगर सच में ऐसा कोई बहुत ही अटैच किसी का आत्मा रहता है कि मेरे परिवार को मैं अभी और जीना चाहता हूँ पर मैं जी नहीं पाया, अतृप्ति सा किसी की मृत्यु होती, अपने परिवार के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है, और मान लो जन्म नहीं ले पाया, इंतजार कर रहा है कि कोई शरीर बनेगा इन्हीं के परिवार में तो मैं जन्म मिल लूंगा, तो इंतजार भी करते हैं जीवन सारे। तो वो इंतजार भी कर रहा है, तो अपन आह्वान करते हैं, तो वो उनके बीच में वो दिखता ही है उनको, ऐसा ऐसे अपन दृष्टि से तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक भाव भाव के रूप में भाव पहुंचता ही है, ऐसे करके मैं इसको सोची हूँ। तो बाकी अपन और भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आत्मा निकल जाती है, मतलब निकल के कहीं चले नहीं जाती, वहीं पर रहती है, और फिर शरीर मिलते ही वो प्रवेश भी कर जाती है, क्योंकि अभी तो इतना अनुभव वाला आत्मा है नहीं कि वो प्रवेश नहीं करेगा, तो उतावलापन रहता है उनको, जन्म होता है तो फिर वो जन्म लेता ही है। तो मैं बाकी इस तरह से देखती हूँ। बाकी भाव रूप में अपन अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा करते हैं कि मुझसे जो भी, जब वो थे शरीर रूप में, जैसे ही शरीर का अंत होता है ना, तो हमारा जीवन से जीवन का संबंध हमको तब समझ में आता है। उसके पहले जब तक शरीर साथ में रहता है ना, तो हमको हजारों अनेकों गलतियां दिखती रहती हैं, और हम उसी गलतियों को देख करके ही हम जीते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। लेकिन किसी का जैसे ही शरीर शांत होता है, तब जाके हमको उसकी लाख चाहने के बाद भी हम उसकी गलत बात को याद ही नहीं करते, हमको अच्छी ही बात याद आती रहती है, क्योंकि हमारा जीवन के साथ संबंध है, तब हमको समझ में आता है। तो बस उसी संबंध को ही के नाते हम मतलब मैं अपने मैं अपनी सोच ही बता रही हूँ कि विद्या में आने के बाद और गहरा सोच पाई उस चीज को। तो तब हम देखते हैं कि हम अपनी ही गलतियों को वो कर एक्सक्यूज करने के लिए, जैसे अपन वहाँ जाते हैं चर्च में, तो वो करते हैं अपना कन्फेस करते हैं, है ना, कि तो क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं, वहां तो कोई नहीं है, तो किससे बात करते रहते हैं, खुद ही को देखते रहते हैं, खुद ही के बारे में बोलते रहते हैं। तो वो भी एक प्रकार का एक अपने अंदर की
अपने अंदर से बातचीत ही है कि क्षमा मतलब अपने आप को करते रहते हैं और आगे हम ठीक कर पाए, संबंध को समझ पाए, ऐसा प्रकार का भाव। तो वैसा करके कि पर वही है कि कभी कभी ये लगता है कि जीते जी हम किसी को सम्मान दे नहीं पाए और खाने पीने की वस्तु बना करके, अब वो तो शरीर रूप में ही खाता था, अब उसके बाद फिर भोग वोग लगाना तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। लेकिन जब मेरी मम्मी थी वो बहुत मान्यता में है डूबी हुई थी और करती भी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी तक चल ही रहा था। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी अपने बचपन की बात। ये सारे क्वेश्चन जो उठते थे मम्मी से बोलती थी कि मम्मी वो तो बड़ा थोड़ा ना खाने आएंगे, बड़ा तो हम लोग अपने टेस्ट के लिए बना रहे हैं, बड़ा अपने को पसंद आता है इसलिए हम बड़ा बनाते हैं और खाते हैं। तो बहुत डांट भी पड़ती थी। तो वो तो खाते नहीं, जैसे अब भोग लगा दिए, मैं देखती थी कोई ना कोई खाने के लिए आएगा, पर कोई खाने के लिए आता नहीं था, वापस मम्मी उसको थाली थाली में ला के हम सबको बांट देती थी। तो मैं बोली अगर खाते तो हम ही लोग हैं। तो अब धोखे से मान लो कभी किचन में चले जाओ, मम्मी बड़ा बना के रखी है, धोखे से मैं टेस्ट कर लूं, मम्मी तुरंत डांटी, अरे भोग लगानी है, टेस्ट झूठा कर दी। बोले आखिर खाऊंगी तो मैं ही ना आखिरी में। तो मतलब ये सब सारी बहस तो हुआ करता था मम्मी से। पर वही जब बाबा जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो ये है कि बाबा जी इस बात को ध्यान दिलाए कि जो भी जिस परंपरा को स्वीकारा हुआ है, मतलब माता पिता खास कर रूढ़ी, हम बोलते हैं कि हम अपने को पढ़ लिख के अपने को ये मान लेते हैं कि हम ज्यादा कुछ समझदार हो गए और हम क्या करने लगते हैं, माता पिता जो एक परंपरा को जो कर रहे हैं पुराने पूर्वज, उनका हम असहमति, ठीक है अंदर में असहमति है, लेकिन हम उसको प्रकट कर देते हैं भाव के रूप में, तो वो उनको ठेस पहुंचा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अन्याय वाली बात कर देते हैं, न्याय तो छूट ही जाता है यहाँ पर। तो जो इस परंपरा को मानो निभा रहे हैं हमारे परिवार में, तो मैं तो अभी भी जैसे किसी के घर जाती हूँ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ना निभाते हैं, वैसे ही बिल्कुल भाव मुद्रा से स्वीकृत करते हुए वो सब काम मम्मी जैसे करवाती थी, मम्मी जैसा चाहती थी वैसे ही करके देते थे अपन। मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। तो जो जीवित है मम्मी, उनको तो कम से कम खुशी मिल गई ना। तो वो चीज को बस ध्यान में रख के पापा भी करते थे, पापा के बाद सुबह उठना है, इतने बजे ऐसे ऐसे करना है, पानी करना है, गोबर लीपना, सारा ये सब चीज हम करते थे। तो बड़ों का साथ देना, इसका पर अपने अपने को तटस्थ रखना, है ना, आप मत डूब जाओ उसमें। लेकिन मम्मी पापा का आप क्या कर रहे हो, मम्मी पापा के भाव का सम्मान कर रहे हो, उस बात का ध्यान रखते हुए मान्यता को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। हम तो उन्हीं का जो जीवित है उनका सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे आप मान्यता को ओढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप उस समय जो जीवित हैं जो कर रहे हैं उनका साथ देना अपना फर्ज बनता था। तो मैं तो जब तक चलता रहा घर पे उसको अपन निभाते ही रहे। और बढ़िया, बस ऐसा है बात, जब भी अगर बातचीत होगी तो इसको फिर और खोल करके रख देंगे। ठीक है दीदी, और भैया लोग से पूछ लेंगे, इसको और भी चर्चा कर लेंगे। जी और दीदी, दीदी आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ दीदी, आप आगे बढ़ सकते ठीक ठीक है दीदी। तो ये हो गई बात, और आपका जो दो शब्द था उसका भी वर्ड टू वर्ड ऐसे मैंने बता दिया है, और इसका डिटेल क्या समझना चाहते हो, सह अस्तित्व को समझना चाहते हो, उसके बारे में चर्चा हुई थी, और भी अपन खोल के उसको बात कर सकते हैं, पूरा सह अस्तित्व की बात हो जाएगी, है ना। अभी मतलब कुल मिला के देखा जाए तो हमको अगर समझना है पूरा विद्या की बात को अगर एक शब्द में रखें, तो वाकई में हमको सह अस्तित्व को ही समझना है, जो हमारा छूट गया है, पूरी मानव जाति का छूटा हुआ है ना। हमने सभी तक अस्तित्व को समझ, जब भी आप अस्तित्व को समझने जाते हो तो सह अस्तित्व को ही समझना होता है। ये बारीकी को किसी ने आज तक देखा नहीं जो बाबा जी ने देखा। इसीलिए जो इतना विज्ञान युग आकर के जो बर्बादी हुआ है वो सारा यही इसी कारण हुआ है। तो बस अगर सहअस्तित्व को बस अगर समझते कि मेरा अस्तित्व सबके साथ है, तो वहां से फिर वो जीना, और बढ़िया धरती भी स्वर्ग बन जा रहती है, अभी तक सब मानव का आपस में जीना बहुत सुंदर हो जा रहता। बस यही गड़बड़ी हुई है कि हमने सहअस्तित्व को नहीं समझा है। तो बस ये बात है, इसको भी और डिटेल खोल सकते हैं, लेकिन अभी अपन 80 पेज नंबर से रीडिंग करते हैं दीदी, कहीं कहीं पर आएगा तो इसको और खोलते जाएंगे धीरे धीरे। अभी पूरी संस्कृत की बात है पूरी बुक में, आगे हैं। जी पूरी बुक दीदी। में जी धीरे दीदी। धीरे खुलते जाएंगे दीदी। तो ठीक है चलिए ना, एक पेज नंबर रीडिंग जल्दी स्टार्ट से करते अचल अचल भैया से बात कर लेते हैं, जी। किसको भैया चुने। तो शालिनी दीदी आप आज ले लेंगे अगले 5 पेज। बिल्कुल। और तो मुझे कहाँ से पढ़ना होगा, 80 से? दीदी ये 79 का ना जो लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद आती है मानव की परिभाषा, तो यहाँ से। ठीक है। इसके बाद आती है
मानव की परिभाषा। मनाकार को साकार करने वाले को मानव कहते हैं, अर्थात मानव के मन में जो भी आता है, यानी यथा यंत्र बनाना, घर बनाना आदि, उसको साकार करने वाला तथा मन स्वस्थता का आशावादी है, अर्थात सुख की आशा में ही हर मानव जीता रहता है। मानव सुख धर्मी है। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र का स्वरूप समझ में आता है। परिभाषा के अनुसार जहाँ तक मनाकार को साकार करने वाली बात है, उसको मानव पा गया है। मनाकार को साकार करने वाली बात दो विद्या में होता है, एक सामान्य आकांक्षा यानी आवास, आहार, अलंकार, और दूसरा महत्वाकांक्षा यानी दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगामी। जहाँ तक आचरण की बात है, वह कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। न तो शिक्षा में, न संविधान में मिलता है। संविधान में मानवीयता पूर्ण आचरण को मूल्यांकित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्ति केंद्रित किसी भी संविधान में मानवीयता पूर्ण आचरण को प्रमाणित करने का प्रावधान होता ही नहीं है, क्योंकि यह मानवीय संविधान होता ही नहीं है, इसलिए इसमें मानवीय आचरण हो ही नहीं सकता। मानवीयता पूर्ण आचरण को कोई प्रमाणित कर नहीं पाया, ऐसा मूल्यांकन करने का साहस जुटा नहीं पाए, ऐसे समझदारी को जोड़ नहीं पाए। इन कमियों को पूरा किए बिना मानव सुख से जी नहीं पाएगा और लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। इस कचड़े में से छूटने के लिए समझदारी ही एक उपाय है। इसके लिए शिक्षा का मानवीयकरण करना अति आवश्यक है। शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, भूगोल और इतिहास में मानव तथा मानवीयता का समावेश करें। इस ढंग से शिक्षा में मानवीयता के समावेश होने से मानव की प्रवृत्ति सहज रूप से व्यवस्था में जीने की, अपने को प्रमाणित करने की हो। अपने पहचान के साथ समाधान, समृद्धि, अभय सहिष्णुत्व में जीने के अवसर, आवश्यकता, सफलता के साथ स्थान पर हम पहुंच जाएंगे। इसलिए शिक्षा संस्कार मानवीयता के साथ ही पूर्ण होता है, दूसरी विधि से नहीं होता। अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं, वे हमारी प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। उनमें सार्वभौमता नहीं है। तीसरा बिंदु है सत्य। सत्य क्या है? अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ आना ही सत्य है। सत्य समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है। अस्तित्व को सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। मानवेतर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इस विधि से जीने की कला को विकसित कर लेने पर मानवीय व्यवस्था ही होती है। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जिएंगे, व्यवस्था में ही जिएंगे, परिवार में, व्यवहार में प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे और अन्यथा शक्ति केंद्रित शासन कुछ भी नहीं करेंगे। इस ढंग से आश्वस्त, विश्वस्त, समृद्धि, सहज स्थिति में पहुंचते हैं। अभी हमें विज्ञान यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जो भी है अव्यवस्था है, अनिश्चित है। इसे पढ़ने के फलस्वरूप हर विद्यार्थी अपने को अव्यवस्था में होना स्वीकार कर लेती है। फलस्वरूप अव्यवस्था को फैलाने में भागीदारी करता है। इसका उदाहरण ये पूरी धरती बीमार है। इस धरती में ताप बढ़ रहा है, कारण क्या है?
धरती के अंदर से खनिज कोयला तेल निकालने के से ताप बढ़ रहा है। कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोयला और तेल ही ऐसे पदार्थ हैं जो ताप को अपने में हजम करते हैं। धरती ने ताप को हजम करने वाले पदार्थ को निकाल लिया तो धरती का ताप बढ़ना ही है। ताप बढ़ने से क्या हुआ, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। पानी का सतह कितना बढ़ सकता है, तो हम जहाँ बैठे हैं वहां से 2-3 फुट ऊंचा पानी हो सकता है। कुछ पर्वतों की चोटियां बचती हैं। इस ढंग से हम फंस गए। इसको ठीक करने के लिए सब बड़े बड़े देश मिलकर आह्वान करते हैं कि आओ सब मिलकर ठीक करें। और शुरुआत किसने किया, यह इतिहास स्पष्ट करता है। बिना समझे ईंधन के लिए कोयला और तेल पदार्थ उपयोग किया, यह धरती के साथ हुई ज्यादती है। और इसकी भरपाई आगे होगी कि नहीं, इस ज्यादती के रुकने के बाद ही इसका परीक्षण तय होगा। यह कैसे रुकेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। धरती पर मानव अधिक व कम तापमान में भी जीना प्रमाणित है। यह अंतर नापना भी संभव हो गया है। इतने तापमान अंतर में रहने वाले आदमियों के शरीर का तापमान एक ही रहता है। ऐसा क्यों? बाहर के ताप अधिक और कम होने से भी शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखने के लिए शरीर में वह सब द्रव्य हैं। इसी प्रकार धरती के ताप को भी संतुलित बनाए रखने के लिए धरती के अंदर खनिज कोयला और तेल पदार्थ हैं। तो अब मुद्दा यह है कि खनिज कोयला और तेल को निकाले जाने से रोका कैसे जाए। एक उपाय है, हमारी धरती पर इतनी नदियां बहती हैं जिनके प्रवाह शक्ति से धरती पर जितनी बिजली की आवश्यकता है उससे 50 गुनी बिजली उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए प्रवाह बल से बिजली पैदा करने वाली संयंत्र को बनाने की आवश्यकता है। दूसरे कुछ यंत्र ऐसे हैं जो तेल से ही चलेंगे। ऐसे यंत्रों के लिए वनस्पति तेल से चलने वाले इंजन बनाने होंगे। इसके लिए धरती पर तैलीय वनस्पति होती है और अधिकाधिक मात्रा में उसे उगाया जा सकता है। ऐसा मैं सोचता हूँ सौर ईंधन की ओर लोगों का ध्यान है कि और अधिकाधिक आतुरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सौर ईंधन को और भी व्यवहारिक संयंत्रों में उपयोग लाने की जरूरत है। इस तरह से धरती पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उससे ज्यादा ऊर्जा धरती की सतह पर उपलब्ध होने की बात समझ में आती है। इस तरह से कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग बंद किया जाए, उसके स्थान पर वनस्पति तेल, प्रवाह शक्ति, तरंग, वायु और सूर्य ताप का उपयोग किया जा सकता है। उसके पश्चात यह परीक्षण किया जा सकेगा कि अभी तक जो गड्ढे किए गए हैं उससे धरती स्वयं पाटने में कितनी सक्षम है। तीसरे, एक और तलवार मानव पर लटक रही है। इस धरती पर जब भी पानी बनने की घटना हुई होगी, ऐसी घटना के मूल में यदि शोध किया जाए तो ब्रह्मांडीय किरणों के संयोग से यह घटना घटी हुई है। ब्रह्मांडीय किरणों की इस घटना का एकमात्र स्रोत है, अब उसकी निरंतरता बन चुकी है। अभी धरती के वातावरण का क्षय हुआ है। इससे ऐसी संभावना बन सकती है कि वही ब्रह्मांडीय किरणें
किरणें यदि विपरीत विधि से प्रभाव डालें तो धरती पर से पानी समाप्त हो सकता है। जिस जिस स्रोत से धरती का आवरण क्षतिग्रस्त हुआ है, विज्ञानी उसे पता लगा लिए हैं। केवल स्रोत पता लगाने से तो क्षति ठीक होगी नहीं, बनाने की आवश्यकता है। बनाने की विधि में यही बात आती है। धरती के साथ जो जो अत्याचार किया है उसे रोकना पड़ेगा। खनिज तेल, कोयला और विषाक्त गैसों को और तरल पदार्थों को जो मानव ने युद्ध की सामग्री के लिए बनाया है, उसी से धरती का सुरक्षा कवच क्षतिग्रस्त हुआ, ऐसा पेपर में पढ़ने आता है। यदि ये सच्चाई है तो इन सब प्रक्रियाओं को रोकना होगा जिससे धरती का वातावरण क्षतिग्रस्त होता है। मानव क्षतिग्रस्त करने के बाद क्षतिपूर्ति का उपाय भी करता है। यह बहुत बड़ा गुण है, जबकि अन्य जीवों में ऐसा नहीं होता। किंतु धरती की क्षतिपूर्ति के लिए मानव ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया, बल्कि हर दिन और बिगड़ाव देखने को मिलता है। कब तक करेंगे? क्या कभी इस बिगड़ाव को ठीक करने के बारे में कुछ करेंगे? धरती मानव को सुरक्षित विधि से जीने का विधान बनाती रही है, किंतु मानव ने अपनी बुद्धि से सारी धरती के साथ विद्रोह किया, धरती पर आक्रमण तथा शोषण किया। आदिकाल से ही मानव धरती के वातावरण को बिगाड़ने में लगा है। विज्ञान युग के बाद ज्यादा बिगड़ाव हुआ, इसलिए हम संकटग्रस्त हो गए हैं। कोई आदमी नदी में डूबता है तो उभरता भी है, ये संभावना रखी हुई है। तो धरती को बचाने की संभावना को हम आचरण करना चाहते हैं कि नहीं, यह हमारे विचारों के ऊपर है। विचारों से परिस्थितियां बन जाती हैं। अगर चाहते हैं तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, नहीं चाहते हैं तो प्रतिकूल हो जाती हैं। अपनी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वास्तविकता का, प्रकृति के वातावरण की महिमा का मूल्यांकन करने में चूक गए। फलस्वरूप हम विविध प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए और प्रकृति को क्षतिग्रस्त किए। क्षतिग्रस्त करने तक हम खुशहाली मनाएं, लेकिन स्वयं क्षतिग्रस्त होने की संभावना से डरते भी हैं। यह हुआ विगत का विश्लेषण। मानव संचेतना से यदि मानव व्यवस्था में जीने को तत्पर होता है, तभी जीवन विद्या एक दूसरे के पास पहुंचाता है। इसका प्रमाण मिल चुका है। इसको हम एक स्कूल में तैयार कर पाए हैं। इसके शुभ परिणामों को देखते हुए इसके लोकव्यापीकरण की आवश्यकता है। नासमझी के बिना कोई मानव कृत्य करता नहीं है। मेरे अनुसार हर व्यक्ति शुभ चाहता है और शुभ के लिए जिम्मेदार है। फलस्वरूप कभी न कभी सर्व शुभ के प्रति जिम्मेदारी महसूस करेगा। यह सर्व शुभ को महसूस करने के अर्थ में ही जीवन जागृति की बात आती है। सुविधा संग्रह से मुक्ति और भक्ति विरक्ति के स्थान पर स्वस्थ समाज की रचना के लिए ही समझदारी की बात, जीवन जागृति की बात छोड़ने का मन आया। बुद्धि में होने वाली बोध और संकल्प क्रिया का प्रमाणीकरण तभी हो पाता है जब बुद्धि में न्याय बोध, सत्य बोध, धर्म बोध हो जाए। जब ये तीनों बोध हो जाते हैं तो बुद्धि को सद्बुद्धि कहते हैं। फलस्वरूप सर्व शुभ की जिम्मेदारी को मानव स्वीकार करता है। अस्तित्व को समझने पर
सह-अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान होना हमको बोध होता है, जिसका हम अध्ययन कराते हैं। इसकी एक झलक गणितीय विधि से विखंड विधि को पता लगाएगा। विखंड विधि को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली अणु बम बनाने के लिए पता लगाया। एटम बम बनाने का प्रयोजन सिवाय नाश के कुछ हो नहीं सकता। नाश तो जितना किया, यानी जैसे हिरोशिमा, इसके अलावा नाश करने के लिए बार बार जो प्रयोग किए, इससे वातावरण की अधिक क्षति हुई है। ये किया मुट्ठी भर लोगों ने, भोगेंगे 700 करोड़ों। नाश करने के लिए जो किया, उससे सामान्य आदमी क्षतिग्रस्त हुआ कैसे? गणितीय विधि से वर्तमान शून्य पर्याय हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है, जबकि है इससे उल्टा, नित्य वर्तमान ही है। वर्तमान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। अस्तित्व का सारा वैभव नित्य वर्तमान है, जबकि विखंडन विधि से वर्तमान है ही नहीं। इस ढंग से झूठ का पुलिंदा इतना बना चुके हैं कि उससे उभरने के लिए मानव को अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब तक मानव एटम बम पर, तलवार पर, झंडा पर, पत्थर पर विश्वास करेगा, तब तक तो आदमी पर विश्वास करेगा नहीं। यह सच्चाई है। और स्वयं पर तब विश्वास होगा जब स्वयं को समझे। स्वयं को समझने के लिए हर नर नारी स्वयं में न्याय, धर्म, सत्य को सटीक समझना होगा। यह जीवन प्रकाशन है। न्याय कहाँ से समझ में आता है? संबंध के आधार पर। धर्म कहाँ से आता है? व्यवस्था से। सत्य कहाँ से आता है? अस्तित्व से। सह-अस्तित्व नित्य अस्तित्व के ढंग से। मानव को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाओं के संपूर्ण वैभव व्यवस्था में ही है। मानव में भी व्यवस्था में दीदी आज के लिए मैं कहते ना, मतलब यहीं तक अपन 5 पेज पे ही रुकते हैं। बस यहीं तक पढ़ना है? जी जी दीदी, ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया पढ़े। थैंक यू भैया, प्रयास कर रही हूँ। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया पढ़े हाँ, आप, बहुत क्लियर एकदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस एक ही पेज बचा है, अगर वो खत्म करना चाहें तो, बाकी बाद में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा, कर हाँ, सकती मुझे हूँ बहुत पेज सुंदर खत्म, पढ़ा। आप बोले तो मैं कर देती हूँ। अच्छा हाँ, ओके दीदी, फिर कर लेते हैं। मतलब मुझे लगा हाँ 79 बिल्कुल से कर स्टार्ट किए सकती हूँ, थे। ठीक है ना, कंटिन्यू हाँ, करती फिर हूँ। बाकी प्रश्न उत्तर अपन, हाँ ठीक है, तो हाँ खत्म जी, कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है। मानव में भी व्यवस्था में होने की तरस किसी न किसी अंश में निहित ही है। भ्रमित यानी प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के पढ़ने से व्यवस्था का बोध होता नहीं है। व्यवस्था के बोध के बाद व्यवस्था में जीने के साथ ही मानव धर्म को निभाने में योग्य हो जाता है। मानव धर्म व्यवस्था में जीना ही है। व्यवस्था में हर वस्तु का व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में भागीदारी करना ही धर्म के रूप में दिखता है। पदार्थ अवस्था का धर्म अस्तित्व यानी होना है। प्राण अवस्था का धर्म पुष्टि सहित अस्तित्व है। जीव अवस्था का धर्म अवस्था यानी मानव का धर्म निरंतर अस्तित्व, पुष्टि, आशा सहित सुख धर्मी होना देखा गया है। सुख ही मानव धर्म है। सुख कैसे होगा? समाधान से। समाधान आएगा
व्यवस्था में जीने से। व्यवस्था में जीना मानव की समझदारी पर निर्भर करता है, और समझदारी कुल मिलाकर अस्तित्व, जीवन और मानवीयता पूर्ण आचरण के बोध होने को कहते हैं। व्यवस्था का बोध होने के बाद व्यवस्था में निष्ठा, संकल्प होना स्वाभाविक है। निष्ठा, संकल्प होने के उपरांत मानव व्यवस्था में जीता है। इस प्रकार जी कर हम अच्छी परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। अतः मानवीय शिक्षा विधि को अपनाना होगा। फलस्वरूप सद्बुद्धि उदय होगी। इसके बिना कोई उपाय है नहीं जो इस धरती को सर्वनाश से बचा सके। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसकी जरूरत है। नहीं समझने से परिस्थिति बाध्य करेगी समझने के लिए। इस तरह धर्म में जीना अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सहज, प्रमाण पूर्वक सार्वभौम व्यवस्था में जीना, अखंड समाज व्यवस्था में जीना है। इस विधि से मानव की सार्वभौम व्यवस्था ही मानवत्व होने को मैंने देखा है। मानव जाति एक, कर्म अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। मानव अनेक प्रकार के धर्म कर सकता है सुखी रहने के लिए। अनेक धर्म का मतलब है अलग अलग कार्य, जैसे कपड़े का काम, मिट्टी का काम, फसल का काम आदि। जब तक मानव को एक जाति के रूप में पहचानेगा नहीं, तब तक मानव के साथ शुभ कार्य किया भी कैसे जा सकता है। मानव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अनेक कार्य करेगा। अनेक कार्य का मतलब उत्पादन कार्य से है। मानव जाति एक होना हम इस तरह स्वीकार करते हैं कि मानव का उद्देश्य एक ही है। वह है सुखी होना, समृद्ध होना, समाधानित होना, अभय होना और निरंतर प्रमाणित करना सहअस्तित्व को। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसका आधार मानव जाति, मानव धर्म एक पर ही बनता है। सुखी होने का रास्ता जो है, उसी का नाम है धर्म यानी व्यवस्था। एक देश काल में समझदार होकर व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं, तो ऐसे हर देश काल में प्रमाणित कर सकते हैं। यही इस प्रस्ताव की खूबी है। जय हो, मंगल हो। चैप्टर कंप्लीट। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। सुचित्रा दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ भी। आवाज आ रही है? क्लियर नहीं है दीदी, अभी थोड़ी थोड़ी आई, अभी आपने पूछा तब। आवाज नहीं है अभी भी। एक मिनट भैया।
देखो मेरी आवाज उधर नहीं हाँ जा दीदी अभी आया है आवाज। 1 मिनट बोला ना आपने, वो आवाज आई। हाँ भैया किसने बोला? हाँ आया? अच्छा हाँ दीदी। हाँ अभी 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 आ रही आया है है भैया? आवाज। हाँ दीदी 1 अभी मिनट आ बोलने रहा से है। आवाज आती है। हम्म। आ रहा है भैया? ठीक है भैया। हाँ दीदी अभी आ रहा है। तो कटेगी तो हाँ अभी ठीक है भैया, देखिए आवाज अभी चेक करेंगे। ठीक है भैया। हाँ दीदी अभी तो ठीक है आवाज। चलिए दीदी बहुत सुंदर आपने पठन किया। हाँ हाँ ठीक है। तो बढ़िया है पठन, तो बहुत सुंदर किया दीदी आवाज नहीं आ रहा है। दीदी ने। दीदी आवाज नहीं आ रही है। और पठन हम बहुत सुंदर अगर करते हैं दीदी आवाज कट कट के आ रहा है। तो हमको बहुत करने का भी एक और तरीका मार होता है। वो बहुत दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, दीदी दीदी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो दीदी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कुछ भी नहीं आवाज आई है तभी से। कुछ नहीं आवाज आ रही है दीदी। हाँ नहीं आ रही है दीदी आवाज। अच्छा अभी आ रही भैया? हाँ अभी आ रही है भैया, आपने बोला ना वही हेलो। वर्ड आया। हाँ दीदी। हेलो हाँ दीदी। हाँ ठीक है भैया, तो मैं भी हाँ ठीक है ना भैया। हाँ तो अभी बात शुरू करें फिर। हाँ शुरू से दीदी कुछ भी आवाज नहीं आई थी शुरू से ना। अच्छा हाँ, बस यही साली दीदी का मैं तारीफ कर रही थी। साली दीदी का पठन बहुत बढ़िया रहा, है ना। तो ऐसा सुंदर हाँ ढंग से अपन आराम से पढ़ते हैं, है ना। जहाँ पर रुकना है वहाँ रुकते हैं, तो बहुत सुंदर हमको। तो 50% काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जो साली दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, वो मैंने बताया था अभी। तो ठीक है, अभी ठीक है ना भैया आवाज? हाँ हाँ दीदी, जहाँ डिस्टर्ब होगा मैं बोल दूंगा तुरंत। ठीक ठीक है ठीक है। तो अपना पूरा पठन हो गया 5 पेज का, और एक पेज एक्स्ट्रा था वो भी दीदी ने पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि इसके आगे फिर प्रश्न उत्तर है। बाबा जी ने आंसर किया है ना। बहुत लोगों ने कुछ प्रश्न किया होगा, उसका पूरा बाबा जी ने आंसर दिया, तो वो अपन अगले सेशन में रख ही लेंगे। तो अभी जो प्रश्न किसी हाँ के बने होंगे उसको रख लेते हैं, पेज नंबर 80 से अभी तक का 86 तक का। क्वेश्चंस तो नहीं है दीदी, पर आप कुछ इसके साथ जोड़ सकती हैं जो बाबा जी ने आपके साथ कभी कुछ शेयर किया होगा, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था। हम्म ठीक है, और सबसे पूछ लेते हैं। शाली दीदी की कोई प्रश्न नहीं है, और किसी का कुछ प्रश्न हो किसी पेज पर, कुछ आगे डिटेल करना चाहते हो, उनका उनका खोलना चाहते हो। मधु दीदी तो पूरा पढ़ ली थी ना, अभी सभी लोग पढ़ के आए होंगे, तो प्रश्न किसी के बने होंगे पहले, हो सकता है वापस पठन डबल करते हैं तो बहुत सारा क्लियर भी हो जाता है। जी। वैसे दीदी ना मतलब मेरा बस एक इस चीज में ध्यान गया कि आज ही अपन जब वो पितर पक्ष की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हाँ बाबा जी हाँ ने ना मतलब लिखा ही है कि अभी हम जिन संस्कारों की बात करते हैं वे हमारी हाँ प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है, उनमें सार्वभौमता नहीं है। तो जैसा आप कह रहे हाँ थे ना कि मतलब
क्रिश्चियंस में या किसी और धर्मों में वैसा पितृपक्ष वाला हो, वैसा नहीं होता, तो वो सार्वभौमता नहीं है, वो दिखता है। तो ये बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जोड़े आप, बहुत बढ़िया, तो बढ़िया। ऐसे ही शेयर भी कर सकते हो, बहुत सुंदर अतुल भाई। लेकिन इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, वो लोग भी कुछ थैंक्स गिविंग टाइप का एक करते हैं। तो बेसिकली हर जगह कहीं ना कहीं ये कृतज्ञता वाला कुछ भाव है। वो बेसिकली कहीं और से शुरू हुआ होगा, लेकिन आज जो उसका रूप है कोई बहुत ग्रेट नहीं है। वो वही बात, सार्वभौमिक नहीं है किसी भी धर्म में। इसका शुरू सार्वभौमिक वैसे ही हाँ, ठीक बात है। हाँ, उसका रूप अलग अलग होगा, पर हर कोई किसी को, जैसे कि मान लो कि कोई और धर्म किसी और तरीके से इसको स्वीकार करता हो, पर वो भी सार्वभौम नहीं है। हमारा अपना अलग तरीका है, उनका अपना अलग तरीका है, तो सार्वभौम इसको नहीं बोलेंगे, खंड खंड ही है ये भी। सार्वभौम का मतलब वो सबके लिए एक जैसा, हर मानव के लिए, हर मानव की स्वीकृति उसमें होनी चाहिए। धरती के प्रत्येक मानव की स्वीकृति, जो भी चीज है ना। जैसे कि मैं मेरे पे सब विश्वास कर रही है, मैं चाहता हूँ, तो इसकी स्वीकृति सब मानव पे होगी, है ना। तो सत्य को मैं समझना चाहता हूँ, ऐसे अगर बोलेंगे तो हर मानव सत्य को समझना ही चाहता है। तो जो चीज ऐसा जो सार्वभौम हो, सबके लिए स्वीकृत हो, एक लाइन बोलने से ही सबको, मैं सुख चाहता हूँ, तो हर मानव सुख ही चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। ऐसे कोई अपनी मान्यता है जिसको सार्वभौम हो, ये सार्वभौम तो है नहीं। ठीक जोड़े आप, बहुत बढ़िया जोड़े। तो और पेज नंबर 80 में नहीं है, 81 में नहीं है, और किस रचिता बेटा जी आपका कुछ कहीं पे कोई जिज्ञासा? नहीं मधु बुआ जी, दीदी अभी तो आपका नहीं कोई बनी। नहीं बनी? मधु दीदी आपका कुछ बढ़िया क्लियर हो गया, मतलब ये सारे पेज? दीदी 81 में, हाँ हेलो, थोड़ा हाँ सा हाँ, मतलब बोलिए जैसे रेखा दीदी। हाँ इस ढंग से आश्वस्त विश्वस्त समृद्धि सह स्थिति में पहुंचते हैं, उसको थोड़ा वो करेंगे। हाँ, पेज नंबर कहाँ पर? 81 में सेकंड पर। 81 में। हम्म, हाँ ठीक है, मिल गया। इस ढंग से आश्वस्त विश्वस्त समृद्धि सहज स्थिति में पहुंचते हैं। किस ढंग से? अभी हमें विज्ञान यह कहकर पढ़ाया जाता है कि जो भी अव्यवस्था है, अनिश्चित है, तो किस ढंग से पहुंचेंगे कि हम, ये जो इसके ऊपर वाला पैराग्राफ है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आना ही सत्य है ना? इसको हम समझे नहीं है अभी, जो इसकी पहले बात हुई थी। तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर पढ़ते हैं, ठीक है दीदी, मैं पढ़ रही हूँ, सुनना। अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में समझ में आना ही सत्य है। सत्य में समझ में आने के बाद व्यवस्था समझ में आती है, ठीक है। अस्तित्व में सत्य में संपृक्त प्रकृति के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानवेतर प्रकृति और मानव एक दूसरे के पूरक है, मतलब संबंध को समझना, प्रकृति के साथ हमारा संबंध है और धरती के साथ संबंध है, या और मानव के साथ हमारा संबंध है। इस दो संबंध को भी हम नहीं समझे अभी, है ना। आपस में तीनों अवस्थाओं का पूरकता विधि से जीना, मतलब पूरकता विधि से रहना होता है, इसको भी हम समझे नहीं है। और इन तीनों अवस्थाओं के साथ हम कैसे पूरक हो सकते हैं, हमारा क्या संबंध है इनके साथ, ये भी हम संबंध को अगर समझते हैं, है ना, तो हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। इस विधि से जीने की कला, इसको बोलते हैं जीने की कला, को विकसित कर लेने पर मानवीय व्यवस्था होती ही है। यह समझ लेने के बाद हम न्याय में ही जिएंगे, व्यवस्था में ही जिएंगे, परिवार में, व्यवहार में प्रामाणिकता को ही प्रमाणित करेंगे, है ना। और कोई शक्ति केंद्रित शासन कुछ भी नहीं करेंगे अपन, कोई शासन वाला बात ही नहीं है। हम पूरकता विधि से जिएंगे तो शासन बनता ही नहीं है वहां पे। तो इस ढंग से हम आश्वस्ति पूर्वक भी जिएंगे, विश्वस्त पर विश्वास के साथ जिएंगे, समृद्धि सहज स्थिति में पहुंचेंगे ही हम। ऐसे वो लाइन लिखा हुआ है, ऊपर से कनेक्ट करते हुए ये लाइन आई हुई यहाँ पे, ठीक है दीदी। हम आश्वस्त होते हैं ना, जब हम पूरकता विधि से जीते हैं तो आश्वस्त होते हैं, विश्वास होता है हमें अपने अपने। विश्वास मतलब हम विश्वास के साथ जीते हैं,
समृद्धि के साथ जीते हैं। जब आपस में हम संबंध मूलक विधि से जिएंगे तो एक दूसरे के साथ पूरक विधि से जिएंगे, समृद्धि तो निश्चित ही है। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। अभी जो इसमें दिया हुआ है, विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का, दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का, भूगोल और इतिहास के साथ मानव तथा मानवीयता का समावेश करेंगे। ये सब चीज ना अभी छूटा हुआ है। अपन जो वर्तमान में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें सारा ये पक्ष नहीं है। इसके कारण ही सारा हम धरती के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब धरती के साथ जीना हमारा कैसा हो रहा है, रहना कैसा हो रहा है, और मानव के साथ हम कैसा जी रहे हैं। तो ये सारा चीज छूटा हुआ है। इसको ही बाबा जी लिखे क्या चीज छूटा हुआ है, क्या चीज हमको शिक्षा का मानवीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो बाबा जी ये सब चीज लिखे हुए हैं इसको जोड़ने के लिए। ये बहुत सुंदर जो हमको भी बाबा जी दिए हैं, तो इसी को जोड़ते हुए हमारा पठन होता भी है और बच्चों को भी दिया जाता है। जो अपन विज्ञान जैसे मैं देती हूँ तो जरूर इस बात को जोड़ती हूँ, चैतन्य पक्ष को। और ये संस्कार पक्ष का जो बाबा जी लिखे मनोविज्ञान के साथ, वो भी जोड़ते हुए चेतना विकास में शिक्षा की जो बुक है उसमें पूरा बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, उसको जोड़ते हुए हम बच्चों को देते ही हैं। इसके लिए और भी और अधिक काम करना ही है हमको, पाठ बनाना है, लेसन बनाना है। काम तो बहुत है, शिक्षा का मानवीकरण है। इससे अधिक से अधिक सबका अध्ययन हो जाएगा तो हमारा शिक्षा का मानवीकरण मेन फोकस सबका यही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा कि बस अभी भी हमको यही करना है। क्योंकि पहला काम तो हो चुका है, जो 3 काम बाबा जी ने बोले थे कि हमको जीवन विद्या का प्रचार प्रसार करना, वो तो हो चुका लगभग बहुत सारा। दूसरा काम बाबा जी ने इम्पोर्टेंट दिया है कि ये धरती की आवश्यकता भी है ना, बाबा जी ने इसको तो हाईलाइट किया, पर धरती की आवश्यकता भी कि मानवता पूर्ण आचरण को स्थापित करना है धरती में। तो दूसरा काम है शिक्षा का मानवीकरण है। तो इसके लिए ही हम सब लगे हुए हैं ही हैं, और अधिक से अधिक लोग लग जाए, इसी चीज को ही सोचने लग जाए कि कहाँ मिसिंग हो गया है। तो इसलिए अध्ययन मस्ट हो गया है, क्योंकि हम जिए बगैर हम बच्चों को बता नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो सबको जीने के लिए तो पूरा सबका पठन अध्ययन होना आवश्यक लगता है। दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, जब ये काम जब अपन करने जाएंगे, मानवता पूर्ण आचरण से जीने लग जाएंगे, अभी शेष है अपना, उसके बाद हम बच्चों को बताते हैं तो पीड़ा होती है अंदर में कि हम वैसे हैं नहीं। तो ये जब पीड़ा होगी तो हमको जीने के लिए हमको बाध्य करेगा, बाध्य करता ही है। मुझे तो एक बार रोना भी आ जाता है, बाध्य करता है कि तुम पूरे कब हो जाओगे, इतना समय लगा दी हो। बाबा जी तो तपस्या करके पाए इस चीज को। हमको आराम से घर में ठंडे पंखे के नीचे गद्दे में बैठ करके हम बढ़िया आराम से बैठते हैं और पढ़ते हैं, और जीने में उतारने के काम फिर अपन वापस वैसे जीने लगते हैं, कमरे से बाहर निकलते ही। तो मतलब उसमें हमको अंदर से आना चाहिए, आक्रोश होना चाहिए कि बस मैं जीने लग जाऊं, क्या मेरे मिस्टेक हो रहा है, पूरे टाइम देखूं, संबंध में देखूं, अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से पूछूं कि क्या और करना है। मतलब उसको मतलब आतुर कातुर हो जाना चाहिए कि मुझे अब ऐसा जीना ही है। इस हद तक हमको पहुंचना होगा, मतलब देर ही नहीं करना होगा। ऐसा मतलब मैं अपने में देख पाती हूँ। उसके बाद क्या होगा पता है दीदी, उसके बाद हमको परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को पाने की आतुर तक मतलब कि जीना ही पड़ेगा। तो बस यही है कि हमको तीसरा भी चीज चालू करना पड़ेगा, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। क्योंकि अगर हम बच्चों को ना, अभी 6 में इधर आई हूँ पढ़ाने के लिए, 1 to 5 तो चल रहा था कि हम जैसा बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत सुंदर ले लेते हैं, बच्चे आज्ञा पालन बहुत अच्छे से करते हैं, हम बहुत सुंदर उनको बना दिए। उसके बाद वो बच्चे 6 के बाद वो हमको देखते हैं, और हम जो बोल रहे हैं ना हम वैसे अगर है नहीं, और टीचर फिर भी प्रयास अगर करती है, बच्चा घर जाता है, घर में भी बहुत कुछ ऐसा दिखता है कि जैसा बताया जा रहा है क्या वैसा ही है कि नहीं है, तो वो फिर इस लेसन और चैप्टर के रूप में कर मत जाए। तो ये चीज की पीड़ा होती है कि कैसे ना कैसे अपन इसको पूरा उतार लें जीने में, कि कहीं से भी बच्चे को ये फील ही ना आए कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो अपन को अभी तीसरा काम भी बचा हुआ है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था वाला। तो यहाँ पर मुझे ये शिक्षा वाला जो है ना, ये मानवीकरण में उतारने के लिए ये बिंदु को बहुत अच्छे से हम सबको पचाना होगा। जो जो हम अध्ययन में बैठे हुए हैं, इसको पचा करके कैसे लेसन बनाए, कैसे कैसे लेसन प्लान बनाए, क्या करें कि बच्चों में ये चीज बहुत सुंदर चले जाए, और हम अपने अध्ययन पठन को कैसे हम जीने से जोड़ पाए, इसको देखने की यहाँ पे जरूरत लगती है। बाकी तो पूरा इसमें दिया हुआ है बहुत बढ़िया से। और भी किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो दीदी थोड़ा सा और एग्जाम्पल देके कुछ बताते क्या? हाँ, इसमें भैया किसके लिए एग्जाम्पल देखिए।
हाँ भैया। हेलो। हाँ हाँ, भैया अभी बताइए। जो जो शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, और इसी लाइन अच्छा पे अच्छा भैया, ठीक है। पूरा। तो उसमें हाँ, तो रख देते हैं भैया। एक इम्पोर्टेंट चीज और आया हुआ था, मैं सोच रख देती हूँ, कोई अगर उसको बताना चाहे तो बिल्कुल रख सकते हैं, बेटा बेटा जी वगैरह पहले भी किए हो पसंद। तो इसमें ना एक गणित का क्वेश्चन है, क्योंकि गणित पे वैसे मैं कार्य की हूँ बाबा जी के सानिध्य में। तो गणित पे ही मेरा वन फोकस रहा, बातचीत 1 to 5 में वस्तुमूलक गणित को कैसे दिया जाए, इस पे ही मैंने ज़्यादा किस बाबा जी से संपर्क में करते हुए काफ़ी काम इसमें हो पाया है मेरा। तो इसमें ये जो लास्ट वाला पेज नंबर 84 है भैया, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ अभी। 84 में अगर किसी को बढ़िया से क्लियर हुआ, इसकी एक झलक गणितीय विधि से विखंडन विधि को पता लगाया, विखंडन विधि को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली अनुभव बनाने के लिए पता लगाया। ये जो पूरा यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक पैराग्राफ है ना। गणितीय विधि से वर्तमान शून्य प्राय हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है, जबकि है इससे उल्टा नित्य वर्तमान ही है। तो इसको भी कोई एक्सप्लेन कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगी ही। और भैया का जो क्वेश्चन था कि थोड़ा एग्जाम्पल रख के बता दें, तो थोड़ा थोड़ा मैं एक एक एग्जाम्पल डाल देती हूँ, कि या फिर आप में से कोई भाई बहन डालेंगी तो भी अच्छा है, कि सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी लिखा हुआ है। तो शिक्षा में विज्ञान के साथ चैतन्य प्रकृति का, ये बाबा जी बोलेंगे। तो इसको कोई भी रखना चाहे तो एग्जाम्पल भी रख सकता है क्या? मैं तो रखूंगी ही। तो अच्छा हो जाएगा, आपस में आप लोग का ही खुल जाएगा, बड़ी को मिलता है, अच्छा लगता है आप लोग से भी, क्योंकि विज्ञान में चैतन्य पक्ष छूटा हुआ है ना। तो चैतन्य प्रकृति का ही छूटना हो गया, इसलिए अभी वो धरती को कहाँ पहुंचा दिए हैं, धरती का ताप बढ़ गया है ना। और पर्यावरण में असंतुलन को हम देख ही रहे हैं। तो कोई बताएंगे, अचल भाई, रचिता बेटा जी, कुसुम दीदी, मधु दीदी? जी दीदी, तो ऐसा कुछ मैं सोच रहा था कि मतलब मान लीजिए अभी हम विज्ञान में जो है, हम मतलब करीब 120 टाइप के जो परमाणु है वो तो कवर करते ही हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल भी हम कवर करते हैं और उसके अलावा बाकी सारी चीजें कवर करते हैं। पर उसमें जो वो 121वां टाइप का जो जीवन परमाणु है, हम उसको कवर नहीं करते। तो अगर वो चीज हम विज्ञान में कवर कर पाए कि मतलब ऐसा एक परमाणु भी है और जीवन भी एक परमाणु है, तो उस वो जो है मुझे लगता है कि शिक्षा में कवर करने से मतलब एक पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है कि ये आत्मा क्या चीज है, या मैं क्या चीज हूँ, या मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ। तो वो अगर शिक्षा में कवर हो जाए कि भाई मैं असल में जीवन हूँ और जीवन एक परमाणु है, एक गठन पूर्ण परमाणु है। जैसे लोहे का होता है या जैसे हाइड्रोजन का परमाणु होता है, वैसे ही मुझे भी पढ़ा जा सकता है या समझा जा सकता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल अपन मतलब इसमें देख सकते हैं। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसे क्या है कि अपन ऐसे एक्सप्लेन भी कराने से ना तो पकड़ में आता है कि कौन कैसे कैसे समझ रहा है। बहुत बढ़िया आप रखे। और कोई बेटा जी, रचिता बेटा जी या कोई भैया, मधु दीदी, आप कुछ एक्सप्लेन करोगे इस पे? दीदी मुझे तो इसमें अभी ये नहीं समझ आया कि इसमें मानवीय पक्ष को भूगोल में, इतिहास में जो रखते हैं वो कैसे, किस रूप में क्या रखते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। ठीक है। मतलब जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं बच्चे जिनके, उनको थोड़ा बहुत हो सकता है इसका आइडिया आइडिया हो कि कैसे जोड़ते हैं हाँ हाँ मानवीयता पक्ष को सब्जेक्ट्स में। तो इस विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं आया समझ। जो कि वो दीदी, अम, ठीक है दीदी, बुआ स्पष्ट जी। रख देने से ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप कुछ रख सकते हो रचिता बेटा जी, जैसे अभी तक का विद्यालय में आप देखे हो, तो हाँ बुआ किस चीज जी। में ध्यान जा रहा है कि इसमें क्या? हाँ, बताओ। हाँ बुआ जी, एक बात तो ये ध्यान जाता है कि जैसे विज्ञान को भी जब हम समझ रहे हैं, तो वहां पे भी ना उसका मेरे जीने से क्या, उसका प्रयोजन क्या है, और उसका अस्तित्व में उसकी जगह क्या है और वो क्यों है, ये सारा कुछ मिसिंग है। केवल क्या है इसी को पढ़ रहे हैं।
वो क्यों है, और वो मेरे जीने में उसका क्या प्रयोजन है, और मेरे होने का क्या प्रयोजन है, क्या संबंध है, ये सारा कुछ मिसिंग है। बहुत तो जो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चैतन्य, हाँ, जो चैतन्य वाली बात है, मतलब जो स्वयं की ही पहचान नहीं है, हम्म, तो सामने कुछ भी समझ लो, हम्म, उसको स्वयं के हम्म, मतलब खुद के जीने में समझना, मेरे होने का प्रयोजन नहीं हम्म, समझना, तो कितना ही कुछ भी पढ़ लेते हैं, कितना ही कुछ भी कर लेते हैं, दुखी में ही और प्रश्नों में ही फंसे रहते हैं। क्योंकि हम्म, खुद के लक्ष्य की भी पहचान नहीं है, इस धरती के भी लक्ष्य की पहचान नहीं है, तो ये सारा कुछ तो मिसिंग ही है। हम्म, और क्योंकि विज्ञान में खाली भौतिकवाद पढ़ रहे हैं, तो वहां हम्म, पे वही संग्रह सुविधा वाला ही फोकस पूरा रहता है। तो उसको कर करके जिसके पास जितना ज्यादा सुविधा और संग्रह है वो उतना बड़ा है, हम्म, वही सब कुछ है, इस तरह की मानसिकता ही बन रही है। ठीक। वहां पे स्वयं की तो मानसिकता कुछ है ही नहीं। तो ये जो मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष जो मिसिंग है, ये साफ साफ समझ में आता है। साथ ही इतिहास में भी हम्म, जो मानवीयता समावेश करने वाली बात है, इसको मैं ऐसे समझ पाती हूँ कि अभी तक हम जितना भी इतिहास हम्म, पढ़ते हैं, वहां पर भी ना अम, या तो पद को लेके कि किसने किससे लड़ाई करी, कौन किसने हराया किसको, किसने किस देश को जीता, हम ये पढ़ते हैं। किसने कितने समय तक राज किया, हम ये पढ़ते हैं। कौन कितना ज्यादा शूरवीर था, किसने हम्म, कितने लोगों को मारा, हम ये पढ़ते हैं। कहीं पे भी मानव का हम्म, आचरण क्या होना चाहिए, कहीं नहीं है। अगर हम्म, होता भी है तो जैसे हम किसी उसकी बात करते हैं कि ये राजा बहुत अच्छा था, तो कितने लोगों के लिए अच्छा था, तो सिर्फ हम्म, अपनी प्रजा के लिए अच्छा था। उसके अच्छे हम्म, होने का, मानव का क्या आचरण होना चाहिए, ये कहीं नहीं निकलता। तो जो हम्म, अच्छे भी थे, तो वो कितने अच्छे थे, तो अपने प्रियजनों के लिए ही अच्छे थे। उससे कोई सार्वभौम व्यवस्था हम्म, बन रही हो, हम ऐसा आचरण बता पाए जो सभी मानव उससे सीख पाए, जी पाए, ऐसा नहीं हुआ। कोई राजा जैसे जिसको अगर राज करना सीखना हो तो उसके लिए वो प्रेरणादायी हो जाता है, किसी को कोई कला हम्म, सीखनी हो तो वो उसके लिए वो प्रेरणादायी हो जाता है। पर एक भी ऐसा मानव नहीं था हम्म, जो इसको संपूर्ण उसका आचरण हम अपने में उतार पाए, ऐसा कहीं में नहीं मिला। इतना मैं इसमें रिलेट कर पा रही हूँ बुआ जी। बहुत सुंदर यूज कर पा रहे बेटा, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो यही बात तो, है, रचिता बेटा के लिए तो काफी अभी सुंदर। हाँ हाँ। अभी पढ़ाते वक्त क्या जोड़ते हो आप इसमें? ये तो जैसे विगत की हो गई बात की, ये यूजफुल नहीं है। तो तो जैसे अभी कि आज अभी के टाइम में कैसे पढ़ाते हैं? जैसे कि अभी बोर्ड में जो प्रचलित पढ़ाई है उसके साथ भी compete करते हैं स्कूल हाँ, वाले, और ये भी पढ़ाते हैं, तो वो उसमें क्या ऐड करते हैं आप? ठीक है। जैसे कि अभी अपन चल रहे हैं जिसके जो भी सब्जेक्ट को लेकर के अभी जो चेतना विकास मुसिक्ता की 1 to 5 की बुक बनी है ना। उसमें जैसे कि हम पदार्थावस्था पढ़ाते हैं, सपोज, है ना। तो पदार्थावस्था में हम क्या पढ़ाते हैं, पदार्थ के बारे में बातचीत करते हैं। तो पदार्थ में उसके आचरण को पढ़ाते हैं, जो कि ये भी आचरण पढ़ाने वाला पार्ट किसी में अभी तक देखने को नहीं मिला कि पदार्थ का भी अपना एक आचरण होता है। ऐसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं। पदार्थ से मेरा क्या संबंध है, ऐसे हमने पढ़ा ही नहीं। पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था की पूरक है, ऐसे हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और पढ़ा भी तो उससे संबंध को पकड़ पा रहे हैं, ऐसी कुछ बात को हाईलाइट नहीं किया। और हम हमारा जो पढ़ने का जो मेथड है ना दीदी, वो पूरा तो चले गया है मार्क्स में, और पूरा जॉब मिलेगा एग्जाम में फोकस हो गए बच्चे। तो बच्चे को जब मैं अपना बताती हूँ कि जब हम ट्यूशन पढ़ाती थी मैं, तो मैं जैसे डूब के पढ़ी, तो डूब के पढ़ाने का मेरे को एक भूत सवार रहता था। तो जैसे बच्चे पहले जो आते थे ना, बहुत उत्सुकता से आते थे, दीदी दीदी पढ़ाओ, दीदी पढ़ाओ दीदी। मैं एकदम पढ़ा रही थी, दीदी कितना अच्छा समझा है, कितना अच्छा समझा है। फिर उसके बाद सेकंड बैच, थर्ड बैच आने लगी 2-3 साल के बाद। वो बोले कि दीदी इतना मत पढ़ाओ आप बस मुझे हमें हमको ये बता दो कि इस चैप्टर में एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये हमको बता दो, ऐसा। तो मैं पढ़ाने देती थी, अरे इतना मत बताओ, मतलब उनको सुनने की भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं पढ़ा रही हूँ मजे से, लेकर के उनको पढ़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद की बैच आई, अरे आप इतना क्यों बता रहे हो, आप बस कहाँ से कहाँ तक आंसर है वो टिक लगा दो हमको, है ना। बच्चे ऐसे भी आए कि इतना क्या करना है, एग्जाम दिलाना है, तो यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है निकाल दो भाई, और कहाँ से कहाँ तक टिक लगा दो कि मैं उसको आंसर रट लूँ और बढ़िया पास हो जाऊँ। तो मेरे को तो इतना ट्रिक आ गया है बच्चों को पढ़ाने का। और भी तुमको 70% कैसे लाना है, 80% कैसे लाना, मुझे पता है कि किस बुक से क्या क्वेश्चन पूछने वाला है।
तो कुछ कुछ मैं तो इतने टिक लगाने में एक्सपर्ट हो गई थी कि बड़े दीदी आप तो अंतर्यामी, आप जो बताए क्वेश्चन आ गया। तो ये बच्चे लोग ना आजकल कोई पढ़ना समझना जी मतलब उस संबंध को महसूस करना, ये भाव ही खत्म लगातार में पीढ़ी दर पीढ़ी देखती आई। पूरा एग्जाम फोकस और नंबर, पढ़ने के बाद किसी से कोई मतलब नहीं, उस चैप्टर से उस बुक से भी कोई मतलब नहीं रहता नहीं। बच्चों को ऐसा हो गया भूत सवार। तो ये चीज दिखता है, संबंध को पहचान नहीं करवाया गया है। तो इसलिए हम ऐसा कराते हैं दीदी, जैसे विज्ञान पक्ष पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में जो पढ़ा रहे हैं, अगर मान लो कि हम चैप्टर पढ़ाए क्रॉप्स पढ़ा रहे हैं, मान लो कि हम आपको फसल के बारे में समझा रहे हैं, तो फसल का हमारे जीने में कितना महत्व है, फिर हम फसल उगाते क्यों हैं, वहां से शुरू करते हैं। क्यों से जो बेटा जी ने रखा है प्रयोजन के साथ, कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक क्यों ही मिसिंग हो गया तो हम क्या करेंगे, उसके साथ संबंध ही नहीं समझेंगे, संबंध नहीं समझेंगे तो आगे की, अभी तो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, संबंध तो कभी समझा नहीं प्रकृति के साथ, तो वो कैसा जिएगा, कैसे फसल उगाएगा। वो लाभोन्माद दृष्टि से पढ़ाई किया था, तो लाभ दृष्टि से ये फसल को भी देखेगा, अरे इतना प्रोडक्शन हुआ, ये डालूंगा तो इतना होगा, वो डालूंगा तो इतना होगा। तो संबंध देखा ही नहीं वो, तो संबंध का ही छूटा हुआ है सारा। तो संबंध को समझना, कौन समझेगा संबंध को, मानव समझेगा, मैं समझूंगा, मैं मतलब जीवन है ना। तो जीवन ही छूटा हुआ है, मतलब चैतन्य पक्ष का छूटा हुआ मतलब मैं छूटा हुआ है, मेरे साथ ही संबंध है और समझने वाला पूरा मैं हूँ, है ना। तो मैं क्या समझता हूँ, मैं अपने साथ ही तो संबंध समझ लूँ, अपने शरीर के साथ संबंध भी नहीं समझा हूँ अभी तो, है ना। मेरा शरीर के साथ क्या संबंध है, मैं ये भी नहीं समझा हूँ कि शरीर को भी कितना बर्बाद कर देता हूँ। जब बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती तब शरीर में ध्यान जाता है, अच्छा मैं ये खा लिया वो खा लिया, जब तक से शरीर नहीं चिल्लाता, है ना, जब तक शरीर चिल्लाता नहीं तब तक हम देखते भी नहीं है। तो हम संबंध को समझे नहीं कि मेरा अस्तित्व मतलब मैं भी अगर हूँ, शरीर के साथ ही हूँ, मेरे शरीर एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ तो ही मैं हूँ, वो भी संबंध नहीं है। मतलब अस्तित्व को समझना तो करीब बताओगे तो शरीर और जीवन का तालमेल को समझ लो, वो सबसे सुंदर रास्ता है अस्तित्व का समझना का एग्जाम्पल, कि मैं अपने शरीर के साथ कैसा मेरा अस्तित्व है, मैं तो उसके बगैर कुछ हूँ ही नहीं, शरीर के साथ ही सारा कुछ है, समझना सारा सब मेरा शरीर के साथ ही है। उसके लिए तो जन्म लेते हैं अपन, वापस शरीर धारण करते हैं, इधर ही सब समझ लेते हैं ना। शरीर धारण ही नहीं पड़ता, जब तक वो शरीर में प्रवेश नहीं जी करता तब तक उसको संबंध समझ में नहीं आता। इसलिए तो इसको शिक्षा के साथ ज्ञान, अपन चैतन्य पक्ष का जोड़ना मतलब हमको उसको पूरा संबंध कराना है हर वस्तु के साथ, हर वस्तु के साथ संबंध कराएंगे तो वो उसके साथ कैसे जिएगा, सहस्तित्व विधि से ही जिएगा। बस यही प्रयोजन को पकड़ाते हैं और एक एक पार्ट को, जैसे कि अपन पौधे के बारे में बताएंगे तो पौधा हमारे लिए क्या क्या करता है, पौधे से हमारे को क्या क्या मिलता है। तो पौधे से हमको बहुत कुछ मिलता है, हमारा पूरा सारा आहार पौधे पे, सारा अलंकार पौधे से है। घर, आहार, आवास, अलंकार, तीन हमारी आकांक्षा की वस्तु सारे हमको पौधे से ही प्राप्त होते हैं। तो हमको पौधे के लिए क्या करना है, ये भाव उसके अंदर उमड़ के आ जाए। तो ये भाव किस में आता है, मानव में ही आएगा। चैतन्य पक्ष में बच्चे के अंदर शुरू से ये डालेंगे तो उसका चैतन्य पक्ष जागृत होगा, तब तो जाकर बच्चा संबंध को समझेगा पौधे के साथ। ऐसे ज्ञान में आते हैं दीदी छोटे बच्चों के जी साथ। दीदी, ठीक है। आगे दर्शन के, हाँ आगे दर्शन के साथ क्रिया पक्ष का, तो दर्शन के साथ हमको ये भी पूरे दसों क्रियाएं को समझना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम कितना आपस में अपने आप में अपन अस्थिरता को देखते हैं, अपनी अपनी पूरी को देखते हैं कि मैं कितनी अस्थिर हूँ। कभी किसी के साथ जोर से बात कर देती हूँ, कभी धीरे से बात करती हूँ। वही बच्चा आके कभी पूछता है मम्मी ये करो ये बताओ, तो हम प्यार से बताते, कभी वही बच्चा आके पूछता है तो हम जोर से बोलते हैं उसको, तो वो भी दिखता है अरे मम्मी ये दिक्कत होती है। तो ये चीज अपन देखते हैं कि अपने अंदर ये अस्थिरता है। तो सब क्रियाओं को समझना ये भी बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको बच्चों को धीरे धीरे बताया जाता है। बच्चों को तो, छोटे बच्चों को अलग बताया जाता है, बड़े बच्चों को अलग, सब चीज अलग है इसमें, जो समझा बच्चों जाएगा की विधि गेम एकदम से। अलग है। हाँ एक मिनट आवाज आ रही है रेखा दीदी, आपका म्यूट हाँ करना पड़ेगा, ठीक है दीदी। हाँ तो दीदी, ये ऐसा है दीदी, एक और दीदी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा। डाला हाँ है एक भैया ने, बताइए। एक क्वेश्चन डाला है, 2 साल अच्छा के मैंने बच्चे से छोटे को कैसे, जिद को कैसे हैंडल करते हैं, मैसेज में डाला है वो भैया ने। अच्छा हाँ मैंने देखा, अभी देखा दीदी मेरा मैंने, सर बड़ा अलग है, शांति से बताया। जी तो कैसे, देखे आप। तो बाबा जी ने इस बार बात की थी कि, हाँ देखिए अभी देखिए आप बोले तब ध्यान गया। तो बाबा जी हाँ से अब बात देखो। हुई थी कि बाबा जी बाबा जी से पूछे कि बाबा जी मेरा बेटा बहुत जिद करता है,
बाबा जी बोले जीत वो करता है कि जीत तुम करते हो। तो बच्चे जिद नहीं करते, बड़े जिद्दी होते हैं। तो बाबा जी इस बात को सीख के तब बहुत ध्यान जाने लगा। मैं एकदम सामने वाली दादी के घर गई थी, तो भाभी और दोनों बहस हो रही थी दोनों बच्चों में, और बोले कि देखो ना दीदी, जब से ये ना जिद कर रहा है, मोबाइल को ले लिया है और बोलता है कि मैं ये देखूंगा देखूंगा, मान ही नहीं रहा बात, जिद कर रहे हैं। तो बोले क्या हो गया, देखो ना जिद कर रहा है जब से। तो बोले अच्छा जिद कर रहे बेटा। मम्मी बोलती हाँ देखो ना मैं सीरियल देखना चाहती हूँ, और वो मुझे मोबाइल नहीं देख रहा है। तो मैं बोली जिद तो आप कर रहे हो भाभी। तो जिद वो कर रही है कि मेरा वो जिद पूरा हो जाए। अपन क्या करते हैं, बड़े रहते हैं ना, हम सोचते हैं हमारे जिद से बच्चे चले, हमारे अनुसार चले, तो जिद भी तो हम है ना। बच्चे को स्वतः जिद ही नहीं देते हैं, तो बच्चा जिद नहीं करता, बड़े जिद करते हैं, बाबा जी हमको बताया था। तो तब से हम समझ गए उस बात। तो उसको अभी देखिएगा कि जिद कौन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे टाइम हमारा कितना हो गया भैया, 9 बजे हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं नेक्स्ट टाइम रखूंगी। अगर आप लोग को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। गणित के बारे में जो बात हुई है, दीदी इसमें वो एक बात मुझे लगता एक है कि क्वेश्चन है और अच्छे से कर लो आप। दीदी। तो हाँ हेलो, हाँ हाँ जैसे 84 में दिया है ना हाँ दीदी सेकंड बताइए। पैराग्राफ में गणित का, गणितीय हाँ विधि से वर्तमान हाँ शून्य दीदी। प्राय हो जाता है और वर्तमान की तादाद नहीं मिलती है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आज नहीं तो फिर अगली बार। हाँ हाँ उसी को तो, हाँ मैं वही बोली दीदी, उसी को तो एक्सप्लेन करना है। हाँ बहुत सुंदर उसको एक्सप्लेन होगा, और हाँ, है ना। और वही कुछ मैं बोल छूट रही थी गया कि है टाइम भी उसको जैसे भी नौ कर बजे देंगे। हो गया है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो ये इसको मैं जरूर करूंगी। एक तो ये पैराग्राफ अगर आपको किसी को क्लियर है तो वो भी रख सकते हैं, व्हाट्सएप में डाल देंगे। अगर तो बनता है कि इसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, तो व्हाट्सएप में डाल देंगे। नहीं तो नेक्स्ट में क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगी सबसे पहले। ठीक है, ये ठीक है इंपॉर्टेंट चीज दीदी, है, जो भी गणित पे हम मेन ध्यान ठीक है, दिलाते हैं बच्चों को, उसको जरूर करेंगे अपन। इसके ठीक है अलावा दीदी। कुछ और भी क्वेश्चन निकल के आएंगे तो वो व्हाट्सएप में डाल दीजिए। हाँ दीदी, ठीक है। दी ठीक है नमस्ते। भैया। ये क्वेश्चन मेरा था, ये बच्चे वाला। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी टाइम खत्म हो गया है। अगर आप बाद में कभी हम डिस्कस कर हाँ हाँ लेंगे। इन बच्चों हाँ से हाँ पूछे ना। ठीक है भैया। नहीं मेरे को हाँ हाँ, एक ठीक बार है, आप थोड़ा ठीक है, सोच के सोचिए थोड़ा आराम। तो हम अब बस ये मान लेंगे तो अपना सोच नहीं जाएगा, एक बार थोड़ा सा आराम से सोचेंगे तो हो सकता है ध्यान चला जाए। फिर अपन नेक्स्ट में रख लेंगे भैया नहीं इसको। आवाज़ नहीं आ रही है। तब तक आप आ रही दीदी, बराबर आवाज आ हेलो। रही है अभी। मेरे नहीं आप। अच्छा, मैं ये बोली कि जो ये बात है ना, बहुत बारीकी से देखने वाली बात है भैया। हम अपने को देखते ही नहीं ना, हम बच्चे को देखते हैं कि गलतियां पूरी बच्चों में ही है, सोच के अपन चलते रहते हैं। तो एक बार आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगी स्थिति क्या है एक्चुअल में। बाबा जी जो उसको बोले हैं, तो हमने उसको बहुत स्टडी किया है अपने आप में। तो आप भी बस सोचेंगे भैया, अगर फिर भी नहीं मिलेगा आंसर तो फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। नहीं मैं इसी तरीके से सोचने नेक्स्ट की टाइम कोशिश कर बिल्कुल रहा था बात देखने। करेंगे। हाँ ठीक है। नमस्ते सभी को। बिल्कुल आराम से सोचेंगे, फिर बिल्कुल नेक्स्ट टाइम बिल्कुल बात करेंगे भैया। ठीक है, नमस्ते सबको, टाइम भी हो गया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी तो को। सभी को नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते।